नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। हरियाणा चुनाव के बाद से एक बार फिर ईवीएम पर विवाद जारी है। ईवीएम के 99% तक चार्ज रहने और ईवीएम बदले जाने की बातों का चुनाव आयोग ने कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। अमेरिका में ईवीएम के उपयोग को लेकर भारी नाराजगी है और आप कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाला देश पेपर बैलेट से ही अपने चुनाव कराता है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों भारत में सरकार ईवीएम पर अड़ी हुई है और ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग साफ साफ बात नहीं करता है, लेकिन अमेरिका कैसे पेपर बैलेट से अपने लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ईवीएम में गड़बड़ी का सवाल पूरी दुनिया में इस वक्त इसलिए भी चर्चा में है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि दुनिया की मशहूर टेक्नोलॉजी कंपनियों के मालिक और खुद टेक्नोलॉजिस्ट, तकनीक के जानकारों में गिने जाने वाले एलन मस्क ने ईवीएम पर सवाल उठाया है। उनकी बात पर इसलिए भी भरोसा किया जा सकता है क्योंकि उनकी कंपनियां टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए नए शोध करके कीर्तिमान रचती रही हैं। जाहिर है उनके वैज्ञानिकों को किसी भी टेक्नोलॉजी की खूबियां और कमियों दोनों के बारे में हमसे बेहतर पता होगा। जरूर तकनीक की ऐसी बातें और ऐसी जानकारियां भी उनके पास होंगी जिनके आधार पर ईवीएम का मस्क विरोध कर रहे हैं और लगातार उस पर सवाल उठाते रहे हैं। आज की बात पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात हम एलन मस्क की करते हैं और आप देखें कि कैसे टेक्नोलॉजी के प्रति एलन मस्क का रुझान कितना ज़्यादा रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एलन मस्क की महारत को समझने के लिए यह बताना ज़रूरी है कि मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक भुगतान फर्म पेपल PAYPAL की स्थापना 1999 में कर दी थी और भारत में पेटीएम 2010 में आया, या पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई। 2002 में मस्क स्पेस एक्स नाम की कंपनी की स्थापना करते हैं जो रॉकेट और अंतरिक्ष यान बनाती है। मस्क के पिता एरोल मस्क एक दक्षिण अफ्रीकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि 10 साल की उम्र में ही एलन मस्क ने कंप्यूटिंग और वीडियो गेम के प्रति काफ़ी रुचि विकसित कर ली थी। उन्होंने खुद ही मैनुअल प्रोग्रामिंग करनी सीखी और 12 साल की उम्र में एलन मस्क ने अपना एक बेसिक आधारित गेम ब्लास्टर पीसी और ऑफिस टेक्नोलॉजी पत्रिका को $500 में बेच दिया था। आपको पता होगा कि अब एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, और टेस्ला भी मस्क की ही कंपनियां हैं। मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने कुछ दिन पहले ही अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ा कारनामा करके दिखाया है। मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का रॉकेट लॉन्च किए जाने के बाद लॉन्चिंग पैड पर सफलतापूर्वक सुरक्षित वापस आ गया था और स्पेस एक्स दुनिया में ऐसा कारनामा करने वाली पहली कंपनी है। इसलिए मस्क के दावों पर यकीन करना और उनको समझने के लिए वक्त देना जरूरी हो जाता है। मस्क का तर्क और ईवीएम पर उनके द्वारा उठाए गए सवालों ने चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को नई बहस का स्वरूप दिया है। मस्क ने पेपर बैलेट की वकालत की है। अब आइए मस्क के उस भाषण को सुनते हैं जिसके बाद ईवीएम पर चर्चाएं एक बार फिर भारत से होते हुए अमेरिका और दुनिया भर के देशों में सुर्खियां बटोर रही हैं। मस्क ने कहा था
अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनावी अभियान में मस्क ने कहा था, मैं पेपर बैलेट से चुनाव चाहता हूं, वहीं हाथ से मतगणना। मैं कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जानता हूं और मेरे लिए किसी कंप्यूटर प्रोग्राम पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसे हैक करना बहुत आसान है। वहीं पेपर बैलेट को हैक करना वास्तव में मुश्किल काम है, इसलिए चुनाव पेपर बैलेट से ही होना चाहिए। मस्क आगे कहते हैं, आईडी के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मतदान होना चाहिए और ऐसा सामान्यतः हर देश में होता है। मस्क आगे कहते हैं, मेरा मतलब है लगभग हर देश में जहां लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं वहां मतदाता पहचान पत्र के साथ व्यक्तिगत रूप से मतदान करे, यह जरूरी है। मस्क ने यह बातें ट्वीट भी की और ट्विटर पर उन्होंने लिखा, अमेरिकी चुनाव में पेपर बैलेट से मतदान, हाथ से मतगणना, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मतदान और मतदान पहचान पत्र आवश्यक होना चाहिए। चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप बंद होना चाहिए। मस्क ने इसकी शुरुआत इसी साल जून 2024 में ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर पहली बार ट्वीट किया था। मस्क ने लिखा था, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, मस्क ने कहा था, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। इंसान या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इनके हैक होने का भले ही कम लेकिन बड़ा जोखिम है। तो एक तरह से ईवीएम पर मस्क ने यह बहस जून 2024 में शुरू की थी और वो ईवीएम को पूरी तरीके से खत्म करने की बात कह रहे थे। एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बतौर स्वतंत्र उम्मीदवार रहे रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा था, यह बातें लिखी थी। रॉबर्ट ने क्या लिखा था और कहां से ये पूरा मामला सामने आया, उस पर समाचार एजेंसी ने एक रिपोर्ट दी है। आइए देखें उस रिपोर्ट में क्या था। एपी के अनुसार प्यूर्टो रिको में जो प्राइमरी चुनाव हुए उनमें वोटिंग में सैकड़ों अनियमितताएं पाई गईं जो ईवीएम से जुड़ी थी। यह अच्छी बात है कि वहां पर पेपर ट्रेल भी था, इस कारण समस्या का पता चल सका और वोट टैली में सुधार किया जा सका। रॉबर्ट ने आगे लिखा था, क्या होगा अगर कोई पेपर ट्रेल ही ना हो। अमेरिकी नागरिकों को पता होना चाहिए कि उनका हर वोट गिना जाता है और चुनाव को हैक नहीं किया जा सकता। हमें पेपर बैलेट की तरफ लौटना चाहिए और चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप से बचना चाहिए। यहाँ पर एक बात जोड़नी जरूरी है जिससे आपको कोई यहाँ पर दुविधा ना हो। यह अमेरिका के प्राइमरी चुनाव की बात हो रही है, लेकिन अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव होते हैं उनमें मोटे तौर पर 70% से अधिक जो विधि है उनमें बैलेट पेपर का ही इस्तेमाल किया जाता है। रॉबर्ट कैनेडी के ट्वीट पर जिन लोगों ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी उनमें कांग्रेस के ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा भी थे, जिन्हें भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहद अहम योगदान के लिए जाना जाता है। भारत में एक वक्त जब मोबाइल फोन तो दूर की बात है, जब लैंडलाइन भी एक सपना हुआ करता था लोगों के लिए, उस वक्त सैम पित्रोदा की मदद से भारत सरकार घर घर और गांव-गांव तक फोन की तकनीक को पहुंचाने में कामयाब रहा था और उस टेक्नोलॉजी में, उसके क्रियान्वयन में सैम पित्रोदा की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। पित्रोदा ने आगे और जरूरी बात लिखी थी। पित्रोदा ने लिखा था, गोल्डन नियम यह है कि जिसके पास सोना है नियम वो ही बनाता है। जिस व्यक्ति के पास इस मुद्दे पर सबसे अधिक ज्ञान है
उसने ईवीएम पर अपनी राय रख दी है कि पेपर बैलेट को अपनाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हम ये बातें सुनें, सीखें और कदम उठाएं। उनका इशारा एलन मस्क की तरफ था, क्योंकि दुनिया भर में मस्क की जानकारियों को विशेषज्ञ काफ़ी महत्व देते रहे हैं। मस्क के इन बातों और ईवीएम को खत्म करने की अपील पर केंद्रीय मंत्री रहे राजीव चंद्रशेखर से भी विवाद हुआ था और राजीव चंद्रशेखर ने एक तरह से ट्विटर पर एक बहस की थी और उन्होंने मस्क की बात का जवाब देते हुए लिखा था, यह चीज़ों का सामान्यीकरण करने वाला बयान है, जिसका मतलब है कोई भी चीज़ सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बना सकता। यह गलत है। भारत में और ख़ासतौर पर बीजेपी के भीतर राजीव चंद्रशेखर की गिनती ऐसे नेताओं में की जाती है जो अपने आप को सूचना प्रौद्योगिकी का जानकार या विशेषज्ञ मानते हैं। तो आगे देखिए कि उन्होंने चुनौती देते हुए क्या लिखा था। राजीव चंद्रशेखर ने लिखा था, मस्क जो कह रहे हैं वो अमेरिका या दूसरी जगहों के लिए लागू हो सकता है, जहां नियमित तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके इंटरनेट कनेक्टेड वोटिंग मशीन बनाई जाती है, लेकिन भारतीय ईवीएम मशीनें अलग हैं। यह मशीनें कस्टम डिज़ाइन होती हैं, यह सुरक्षित हैं, किसी नेटवर्क या मीडिया से कनेक्टेड नहीं होती हैं, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई ब्लूटूथ नहीं है, वाईफाई नहीं है, इंटरनेट नहीं है, इसलिए इन्हें हैक करने का कोई रास्ता नहीं है। इनमें फैक्ट्री प्रोग्राम्ड कंट्रोलर्स होते हैं जिन्हें फिर से प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। राजीव चंद्रशेखर के ट्वीट का जवाब एलन मस्क ने सिर्फ 4 शब्दों में दिया था। एलन मस्क ने लिखा था, कोई भी चीज़ हैक की जा सकती है। हम देख रहे हैं उसके बाद से ईवीएम को लेकर अलग अलग राज्यों में तरह तरह के दावे और तरह तरह की बातें हमारे सामने आ रही हैं, जहां पर हम देखते हैं कई जगह पर कि ईवीएम बदलने की शिकायतें हैं या ऐसी भी शिकायतें हैं कि मतदान होने के बाद भी कैसे ईवीएम की बैटरी 99% तक चार्ज रहती है। और पिछले दिनों तो यह विवाद इसलिए भी बढ़ता हुआ नजर आया क्योंकि चुनाव आयोग के ने जो आंकड़े अपडेट किए उसको लेकर चुनाव आयोग अपनी तरफ से कोई ठोस उसका जवाब नहीं दे पाया था। राहुल गांधी ने ट्विटर पर इस पूरे घटनाक्रम के बाद लिखा था, भारत में ईवीएम मशीनें ब्लैक बॉक्स हैं और किसी को इनकी जांच की इजाज़त नहीं है, लेकिन भारतीय चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। सवाल यह भी है कि ईवीएम को लेकर आखिर विपक्ष जो चिंताएं जता रहा है उसके पीछे दूसरे और कौन से कारण हैं। इन कारणों पर न्यूज़ क्लिक ने 30 जून को अपनी एक खबर में बताया था कि भारत सरकार के पूर्व सचिव ES शर्मा ने भारतीय चुनाव आयोग से भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL के बोर्ड में भाजपा से जुड़े व्यक्तियों की नियुक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने को कहा है। अब यह बात महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार के पूर्व सचिव ऐसा क्यों लिख रहे हैं। शर्मा ने कहा था इस खबर के मुताबिक कम से कम 4 उम्मीदवार इस कंपनी में जिनकी नियुक्ति की गई स्वतंत्र निदेशक के रूप में वह बीजेपी से जुड़े हुए थे। न्यूज़ क्लिक की खबर आगे बताती है, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लिखे अपने पत्र में शर्मा ने आरोप लगाया, बीजेपी लगातार BEL के कामकाज की निगरानी कर रही है, जो एक CPSE है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों EVM के निर्माण और आपूर्ति में संलग्न है, जिसमें गुप्त इनक्रिप्टेड सोर्स कोड का विकास भी शामिल है जो EVM के मूल में मौजूद चिप में अंतर्निहित होता है। तो कहने का मतलब है कि जो कंपनी
ईवीएम बना रही है उसके निर्माण में, उसकी प्रक्रियाओं में अगर बीजेपी के 4 डायरेक्टर हैं और बीजेपी से जुड़े हुए लोग सीधे तौर पर शामिल हैं, तो यह आशंका निर्मूल नहीं रह जाती कि उन तक खुफिया जानकारियां पहुंच सकती हैं। और अगर यह इतना सब कुछ साफ है तो सभी विपक्षी दलों के लोगों की नियुक्ति उस बोर्ड में होनी चाहिए थी। अब भारतीय ईवीएम कैसी हैं इसकी थोड़ी बात समझते चलते हैं। आज का वीडियो थोड़ा तकनीकी है, लेकिन हमें लगता है कि ईवीएम पर इतनी चर्चा के बीच में हमें इस जटिल जानकारी के लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए। भारतीय ईवीएम साधारण बैटरी पर चलने वाली मशीन है जो मतदान के दौरान डाले गए वोट को दर्ज करती हैं और वोट की गिनती का भी काम करती हैं। भारत में यह मशीनें 3 हिस्सों में होती हैं। पहला कंट्रोल यूनिट CU, दूसरा बैलेटिंग यूनिट BU, दोनों मशीनें एक तार से जुड़ी होती हैं, और तीसरा हिस्सा होता है वीवीपैट। वीवीपैट स्लिप पर पार्टी का चुनाव चिन्ह और उम्मीदवार का नाम छापने के लिए एक सिंबल लोडिंग यूनिट का इस्तेमाल होता है। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को आयात नहीं किया जाता है, इन्हें भारत में ही डिजाइन किया जाता है और यहीं पर इनका निर्माण होता है। ईवीएम की चिप में डाला जाने वाला सोर्स कोड ही पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, इसीलिए ईवीएम बनाने वाली कंपनी में बीजेपी से जुड़े डायरेक्टर निर्देशकों का होना सवाल पैदा करता है। भले ही चुनाव आयोग ईवीएम के उपयोग का बचाव करे, लेकिन एलन मस्क के बयान ने एक बार फिर इसकी तकनीकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए हैं और एक नई बहस शुरू हो गई है। यह बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा करने के लिए आए और उनसे जब ईवीएम पर सवाल पूछा गया तो आपने देखा होगा किस तरह से वह हल्के फुल्के अंदाज में शेर व शायरी करने लगे और कैसे एक गंभीर विषय को हंसी मजाक करते हुए टाल गए। उन्होंने किसी भी बात का तथ्यात्मक जवाब नहीं दिया, केवल वह पवित्रता की कसमें खाते रहे, जैसे किसी जमाने में हमारे पुराने फिल्मों के नायक गंगा जल की कसम बार बार लिया करते थे। किसी बात का तथ्यात्मक जवाब देने की जगह हमारे चुनाव आयुक्त भी कुछ उसी तरह करते हुए नजर आए। चुनाव आयोग से कुछ सवाल हैं जिनका कोई तार्किक जवाब अब तक नहीं मिला, जैसे पर्याप्त तकनीकी साधन नहीं होने के बावजूद पहले के चुनाव में जब से ईवीएम का प्रयोग शुरू हुआ अगले दिन तक अंतिम आंकड़े जारी हो जाया करते थे, यानी आंकड़ों की पूरी जानकारी हमारे सामने आ जाया करती थी। आज जब सारी तकनीकी सुविधाएं हमारे पास मौजूद हैं, फिर भी वोटिंग के अंतिम आंकड़े देने में चुनाव आयोग बहुत ज्यादा समय ले रहा है। हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव में 5 से 10 दिन तक का समय लिया गया और अचानक से हमें बताया गया कि कैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है। अंतिम आंकड़े जारी करने में इतनी देरी का चुनाव आयोग कोई स्पष्ट कारण नहीं बता पाया है। पहले अंतिम आंकड़ों में 1% या 1 या 2% का ही अंतर होता था, लेकिन अब यह अंतर 6 से 7% तक क्यों है, इसका चुनाव आयोग ने कोई जवाब अब तक नहीं दिया है। चुनाव आयोग केवल मतदान का प्रतिशत ही क्यों बताने लगा है, कितने मतदाताओं ने वोट डाले उनकी कुल संख्या क्यों नहीं बताता। चुनाव आयोग पूरी प्रक्रिया को धीरे धीरे संदिग्ध बनाता जा रहा है, बजाय इसके कि वह हमारे सवालों का, विपक्ष के सवालों का, मीडिया के सवालों का सीधे तरह जवाब दे। इसलिए जब अमेरिका से यह आवाज उठती है कि चुनाव पेपर बैलेट से होने चाहिए, तो जरूरी है कि भारत के नागरिक भी इस चिंता को सुने और यह बात ध्यान रखें कि कैसे एक
तकनीक संपन्न देश अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया को अपना रहा है, पेपर बैलेट को अपना रहा है, जिसमें किसी तकनीक का या ताकतवर व्यक्ति का कम से कम दखल हो सकता है। ताकतवर व्यक्ति इसलिए क्योंकि तकनीक का नियंत्रण उसके हाथ में ही होता है जो शक्तिशाली है, लेकिन पेपर बैलेट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। जो मस्क ने कहा है कि पेपर बैलेट को हैक करना संभव नहीं है। तो जरूरी है कि एक नागरिक के तौर पर हम इन जटिल विषयों पर भी बात करें और उस प्रक्रिया को जानने समझने की कोशिश करें। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक लोकतंत्र, संविधान और नागरिक सवालों को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। नमस्कार।